गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेसिकली हम लोग इसमें एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत ही पॉपुलर, जब एटॉमिक मॉडल्स की शुरुआत हुई थी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी कैनाल रेज की। कैनाल रेज, कैनाल मतलब नहर। नहर का यहाँ कोई वैसा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका नाम रखा गया था कैनाल रेज। क्या होती हैं? बेसिकली जब एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, डिस्चार्ज ट्यूब का एक ट्यूब होती है, इसमें कोई गैस भर दी जाती है कोई सी भी, ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक, जिधर पॉजिटिव या ज्यादा वोल्टेज होता है उसको कहते हैं एनोड, और जिस तरफ नेगेटिव या कम वोल्टेज होता है उसे कहते हैं कैथोड। अब इतना तो आप सभी को पता है कि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज्ड सिरा होता है इस ट्यूब का, इस तरफ जो पार्टिकल्स मूव किए, यही पार्टिकल्स एक रे को बनाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे तब ये नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ने जिस रे को बनाया उसको कहते, उसका नाम दिया गया कैनाल रेज। तो कैनाल रेज क्या है? कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रे या पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब एक चीज और, यही वो खोज थी, यही वो इन्वेंशन था जिसने प्रोटॉन की खोज को जन्म दिया। इसी से प्रोटॉन की खोज या इन्वेंशन की नींव पड़ी। यह एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कैनाल रेज आर रेडिएशंस। रेडिएशंस जो रेज होती हैं इनको क्या कहते हैं? रेडिएशंस। ठीक है, कैनाल रेज आर रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस एक्चुअली एनर्जी की बीम होती है, एक पूरी की पूरी। सोलर रेडिएशन, सन से जो एनर्जी आ रही है उसको हम कैटेगराइज करेंगे तो उसको कहेंगे रेडिएशन। ठीक है, ये एनर्जी के ट्रांसफर का एक तरीका है। ठीक है, कैनाल रेज आर रेडिएशंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज। ये आपके मतलब की चीज है। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, और इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी को की? इट एंड वाज द की इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसी से पता चला था कि इसके रेज के अंदर ये पार्टिकल दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनदर पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इट इज आल्सो नोन एज एनोड रेज। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एनोड रेज आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज, या कैनाल रेज आर आल्सो नोन एज एनोड रेज। ठीक है, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्वेंशन किसने किया था? गोल्डस्टीन। सन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अब आइए, जो पहला मॉडल आपको पढ़ना है दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये क्या होता है? थॉमसन ने यह बताया कि एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, Thomson proposed atomic model where electrons are embedded with the spherically distributed positively charged। मतलब जैसे तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज में कई सारे बीज धसे होते हैं, वैसे इन्होंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ये स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का। इसमें जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं, उसी तरह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं। ठीक है, इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था। ठीक, पॉजिटिव चार्ज, बोथ द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एटम
would be more or less uniformly distributed over its size. ये पूरे साइज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। और पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होता है, इसलिए एटॉम पे चार्ज कैसा होता है, एटम इज न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक। ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। क्या क्या ड्रॉबैक थे? सबसे पहला ड्रॉबैक, इसने ये नहीं बता पाया, ये मॉडल आपका, कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव को कैसे होल्ड किए हुए, ठीक है। हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। तो ये किस तरह से रोके हुए इसको, ये नहीं बता पाया था। इट ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलेंगे, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा एटम। आप कह रहे हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, तो ये आपस में मिल रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, किस तरह से होल्ड किए हुए हैं, थॉमसन साहब ये नहीं बता पाए थे। इस चीज को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। किस तरह से ये अरेंजमेंट है कि एटम स्टेबल है, आपने कह तो दिया अंदर है ये, लेकिन किस तरह से है। दिस थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इसने न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। It was unable to explain the scattering experiment of Rutherford। अभी आ गया रदरफोर्ड का जो उन्होंने सोने की पत्ती पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया था, उसमें जो रिजल्ट आए थे उसका एक्सप्लेनेशन थॉमसन साहब नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो ये मॉडल यहाँ पर फेल हो गया था। ये थॉमसन साहब की तस्वीर नहीं है, ये जस्ट एक पिक्चर ली है मैंने। अब आगे पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने कुछ सुधार किए थे इस मॉडल में। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, एक सोने की गोल्ड की फॉइल ली थी, उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे, जैसे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, सीधे निकल गए, ठीक है, और थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत थोड़े से बिल्कुल वापस आए, ठीक है। तो इसके आधार पे इन्होंने कुछ निष्कर्ष, कुछ ऑब्जर्वेशंस के आधार पे कंक्लूजन्स निकाले थे इन्होंने, ठीक है। ये सारे इनके ऑब्जर्वेशन थे जो मैंने आपको बताया भी अभी। बहुत ज्यादा मात्रा में सीधे निकल गए, बहुत थोड़े से वापस आए, और ज्यादातर कुछ एक एंगल्स पे मूव कर गए। तो क्या था रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल करेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ये सीधे निकल गए हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन, एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, एकदम खाली है, तभी तो पार्टिकल सीधे निकल गए। और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल वापस आए। तो मतलब क्या हुआ, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक बहुत थोड़ी सी जगह में है, और तीसरा बहुत थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक। तो उन्होंने बताया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है जो प्रोटॉन के कारण है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर आप देख रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल उन्होंने दिया। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स and most the mass of atom was concentrated in extremely small volume. He is called this region of the atom as nucleus। यहाँ न्यूक्लियस शब्द पहली बार रदरफोर्ड साहब ने यूज किया, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल proposed that the negatively charged electrons surrounding the nucleus of the atom, इन्होंने एक्चुअली सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी तरह इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ठीक है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या क्या थी, एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक,
उन्होंने बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी छोड़ता जाता है। जब एनर्जी छोड़ेगा तो ये कक्षा इसकी छोटी होती जाएगी और एक दिन जाके ये न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा। जब गिर पड़ेगा तो क्या होगा? एटम खत्म। और दुनिया एटम से बनी थी, दुनिया भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन दुनिया तो है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का। इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम an accelerating electron should gradually lose energy and evenly spiral into positively charged न्यूक्लियस। एक स्पाइरल फॉर्म में ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ चला जाएगा। तो क्या हुआ? स्टेबिलिटी खत्म, लेकिन एटम क्या है? स्टेबल है। तो रदरफोर्ड का मॉडल भी एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हुआ। अब the electromagnetic radiation will have energy from the electronic motion as a result of which the orbit will gradually shrink। जो अभी आपको बताया, कक्षा इसकी क्या होगी? ऑर्बिट क्या होगी? छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। अब रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे नील्स बोर, उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने इस चीज को जस्ट एक पोस्टुलेट दी इन्होंने, जिससे ये मॉडल एक्सप्लेन हो गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रत्येक जगह चक्कर नहीं लगाता न्यूक्लियस के चारों तरफ। कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। मतलब हर जगह नहीं घूम सकता, केवल कुछ जगह हैं जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, और इन एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो ना तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर आप इसे एनर्जी देंगे तो या तो इतनी एनर्जी दें कि ये इससे जंप करके इसमें चला जाए, मतलब 1 से जंप करके 2 में चला जाए। जब इतनी एनर्जी आप देंगे तो ये 2 में रिवॉल्व करने लगेगा। अगर इससे कम एनर्जी देंगे तो ये जंप तो करेगा, और आपको क्या बताया था कि इसके अलावा कहीं घूमेगा तो इसके अंदर से एनर्जी लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में निकलेगी और इसकी सर्किल छोटी होती जाएगी। और जब इतनी छोटी हो जाएगी कि ये इस एनर्जी के बराबर आ जाए तो वो फिर से इस एनर्जी लेवल में घूमने लगेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से सुन लेना उतना। ठीक है, क्या बताया? ये कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट्स क्या होती है? ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, इनमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जब लूज नहीं करेगा तो इनमें घूमता रहेगा, जब घूमता रहेगा तो एटम स्टेबल रहेगा। तो नील बोर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की। और इसको पढ़ लेते हैं। दिस मॉडल ऑफ एटम स्टेट दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवीली पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, जो रदरफोर्ड साहब ने बताया था, एज इट इज वही है। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारा मास आपको बताया था पहले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास इससे काफी कम होता है। आपको बताया था 1 लगभग 1800 1/1800 टाइम्स होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट सर्कुलर पाथ। ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ऑर्बिट क्या है? एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ड्रॉबैक्स। ड्रॉ a sketch of Bohr model of an atom with 3 cells। ठीक है, इस तरह से आपको बताया था, जैसा नील बोर साहब ने बताया कि न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर जो पहला एनर्जी लेवल है या के शेल कहते हैं इसको, पहली शेल को। ठीक, उसके बाद जो दूसरा एनर्जी लेवल है उसे क्या कहते हैं? एल, फिर एम, फिर एन। और आपको क्लास में मैंने बताया भी था कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। यहाँ n है नंबर ऑफ शेल, 1 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 रखेंगे n में, कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 3 रखेंगे 18। ठीक है, यही इसमें दिखाए हैं। न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस सेल में नहीं आ सकते।
आपको याद रखना है। अब तीनों एटॉमिक मॉडल का कंपैरिजन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या कहा था, एटम क्या है, ये स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये स्फीयर है, क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर द स्फीयर, मतलब एक स्फीयर है, जैसा तरबूज बताया था आपको, वाटरमेलन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का, उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड ऑल मास ऑफ एटम रेसिड्यूज इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डेफिनेट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में केवल मूव करते हैं। बोर ने भी सेम यही चीज बताई थी, पॉजिटिव चार्ज इन सेंट्रल कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये इन्होंने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट ऑर्बिट डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करते हैं तो एनर्जी नहीं रेडिएट करते हैं। ये वही मॉडल का इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये इनका एक्सपेरिमेंट का, रदरफोर्ड साहब का, ये बोर का मॉडल है जो आपने ऊपर बताया, यही चीज इन्होंने डायग्राम से समझाई है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, ये तीनों ने कही है बात, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम का बराबर होता है, इसलिए एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसके हिसाब से साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से स्मॉल होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। बोर ने क्या बताया था, द ऑर्बिट आर टर्म्ड एज एनर्जी शेल्स लेबल्ड एज KLMN और 1 2 3 4 नंबर्स में करेंगे, ये बोर ने बताया था, ठीक है। तो ये आपके तीनों मॉडल कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का